हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विंसर ईयर बुक का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 2 क्लास कर दी हैं। ये आज तीसरी क्लास रहेगी और इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए और इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी आपके आने वाले एग्जाम तक। आपके उत्तराखंड के किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावनाएँ बनती है। विंसर ईयर बुक में आपको जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो भी मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। जैसे कि आज पहला ही टॉपिक है आदिगुरु शंकराचार्य का, तो इसको हम देखेंगे बड़ी अच्छे तरीके से और आप लोगों को इसको देखना है। इसके बाद हम अगर आप लोग जीएस में थोड़ा कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपका जीएस में थोड़ा हाथ कमज़ोर हो रहा है, तो आप 45 दिनों का महासंग्राम देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट को लेने की कोशिश कर रखी है। उत्तराखंड की इंडियन पॉलिटी मैंने वहाँ पर करा रखी है और भूगोल मैंने करा दिया है। विविध का टॉपिक चल रहा है आजकल, तो विविध भी आप देखेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हिंदी की क्लास भी आपका डे बाय डे दी जा रही है आपको, बिल्कुल बढ़िया बेसिक तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर हिंदी में अच्छा हो, 15 प्लस 16 प्लस 17 नंबर आए, 18 नंबर आए, तो हिंदी को भी आप अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग 20 से ज़्यादा वीडियो है मैंने वहाँ पर दे दी हैं आपको, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे आई होप। और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आप पटवारी लेखपाल हो, पुलिस कांस्टेबल या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर बंदी रक्षक या फिर आने वाले कन्या सहायक, हर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम आदिगुरु शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो देखो भाई यहाँ पर से क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो केदारनाथ की अगर हम बात करें, केदारनाथ क्या है? 4 धामों में से एक धाम है उत्तराखंड में। 4 धाम है यहाँ पर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो केदारनाथ क्या है? 4 धामों में से एक धाम है। पंच केदार में से पहला केदार है और 11 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है ये क्या है? केदारनाथ का जो धाम है वो 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्यारहवां ज्योतिर्लिंग भी है ये। अब क्या हुआ यहाँ पर, मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को 5 नवंबर 2021 को गोवर्धन पूजा के दिन, दीपावली के बाद एक दिन बाद, गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ पर क्या किया? आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कब इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह है 5 नवंबर 2021 को मोदी जी के द्वारा। अब इस प्रतिमा के बारे में अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है? इसकी कुल ऊंचाई पूछ ली जा सकती है, इस प्रतिमा की, इस मूर्ति की कुल ऊंचाई पूछी जा सकती है। कुल ऊंचाई तो 14 फीट की ये मूर्ति है। 14 फीट में से 2 फीट इसका आधार है, 2 फीट तो आधार है और जो 12 फीट है इसकी ऊंचाई है। तो 2 और 12 का कॉन्सेप्ट आपने याद करना है। 14 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, पहले देश के 4 मठ में से एक मठ यहाँ पर स्थापित था। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आदिगुरु शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर भारत में वैदिक काल में वैदिक धर्म चलता था, वैदिक धर्म यहाँ पर था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म आया। तो इन धर्मों में कुरीतियाँ जब आने लगी, आडंबर आने लगा, तो इनका थोड़ा सा क्या होने लगा, डिक्लाइन ये करने लगे। उसी समय बौद्ध धर्म है जो कि चरमोत्कर्ष पर था। बौद्ध धर्म यहाँ पर ज़्यादा फला फूला, उस समय लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत का भ्रमण किया, भारत के लोगों को जगाया, जागरूक किया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का इन्होंने कार्य किया। इसलिए ये लोग, ये आदिगुरु शंकराचार्य जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर इन्होंने मठ स्थापित किए। मठ का मतलब होता है जहाँ पर ये लोग दीक्षा दे सके, शिक्षा दे सके।
तो इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, जिनमें से एक मठ है जो कि उत्तराखंड में भी है। एक मठ है जो कि उत्तराखंड में भी है, जिसका नाम है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ है, और ये कहाँ पर है? चमोली जिले में है। चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास है। ठीक है दोस्तों, 4 मठों में से ये यहाँ पर स्थापित है। और वैसे देखो चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। और ये जो ज्योतिर्मठ है ये कहाँ पर है? ये उत्तर वाला है। उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ की स्थापना यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम। पश्चिम में इन्होंने गुजरात में इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की। शारदा मठ की स्थापना कहाँ पर की? इन्होंने गुजरात में की। अगर हम बात करें कहाँ पर, अगर हम बात करें पूर्व में, इन्होंने यहाँ पर गोवर्धन मठ की स्थापना की। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये भी आपसे इनके 4 मठों के नाम पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग इनको बता सकते हैं भाई। ये श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। आदिगुरु शंकराचार्य फिर यहाँ पर जब आए तो आपसे इनका ये पूछ लिया जाता है कि किस वंश के समय में ये उत्तराखंड में आए। तो उत्तराखंड में ये कार्तिकेयपुर वंश यहाँ पर था उस समय। कार्तिकेयपुर वंश के काल में आगमन होता है इनका आगमन होता है। और 32 वर्ष की आयु में, मात्र 32 वर्ष की आयु, देखो भाई कितनी बड़ी बात है कि 32 वर्ष की आयु में इन्होंने यहाँ पर देह त्याग दिया। कहाँ पर? केदारनाथ में। केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग दिया। केदारनाथ में। और यहीं पर इनकी क्या बनाई गई? समाधि बनाई गई। और ये देह कब त्यागा इन्होंने? ये त्यागा 820 ईस्वी में। कब? 820 ईस्वी में। ये भी आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केदारनाथ 820 और किस वंश के काल में ये यहाँ पर आए थे? तो ये आए थे कार्तिकेयपुर वंश के। अब केदारनाथ में जहाँ पर इन्होंने देह त्यागा था, वहाँ पर इनकी क्या बनाएगी? समाधि बनाई गई। समाधि को क्या हुआ? वर्ष 2013 की जो आपदा आई, केदारनाथ की आपदा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसकी डेट क्या है। तो उसमें ये जो केदारनाथ की जो समाधि थी इनकी, वो भी ध्वस्त हो गई थी। तो इसको पुनर्निर्मित करने के लिए यहाँ पर इनकी क्या कर दी गई? प्रतिमा स्थापित की गई। यही आपको ध्यान में रखना है, जो कि करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाएगा, आपका हिस्ट्री का भी टॉपिक बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने बताने की कोशिश आपको की है। अब ये जो प्रतिमा है, ये किसकी प्रतिमा है? ये ग्रेनाइट की प्रतिमा है। ये किससे बनाई गई है? ग्रेनाइट से बनाई गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्रेनाइट की ये प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक में। दूसरा टॉपिक हम अब चलते हैं, पहले आप इसको लिख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने। दूसरा टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपके बिनसर में दे रखा है ये वाला टॉपिक। और इस बार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव से एक क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो टॉपिक ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं वहीं से करंट अफेयर आपकी पूछी जा सकती है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देखते हैं। देखो भाई, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है। तो शुरुआत इसकी कहाँ पर से हुई थी ये हम देख लेते हैं। तो 12 मार्च 2021 को इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और कहाँ से शुरुआत की गई? साबरमती से की गई। अभी हम इसके भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे। साबरमती ये यहीं से क्यों शुरू की गई इसको भी हम देखेंगे।
लेकिन अभी पहले इतना ध्यान में रखो कि ये साबरमती से शुरू की गई और भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। तो इस बार के 15 अगस्त में वर्ष 2022 के 15 अगस्त के दिन तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, 15 अगस्त 2022 तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया। इसमें यह था कि जो देश के शहीद हैं और देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने फाइट की है और यहाँ के जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गुमनाम है, जिनको हम लोग नहीं जान पाए हैं आज तक, उनको लोगों को बताना है, उनके बारे में लोगों को बताना है और आज़ादी हमको किस प्रकार से मिली, उनको क्या देना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है उन लोगों को। तो इस तरीके से इनका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न प्रकार के उत्सव समारोह यहाँ पर हर एक कोने में, भारत के हर कोने पर इस समारोह को आयोजित किया गया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 12 मार्च को क्यों शुरू किया गया। तो 12 मार्च का दिन आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि 12 मार्च को एक घटना घटित हुई थी। इस दिन एक गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती से एक आंदोलन शुरू किया गया था। साबरमती से कहाँ तक? डांडी तक। आपको याद आ गया होगा मैं किस आंदोलन की बात कर रहा हूँ, डांडी मार्च। तो डांडी तक इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने एक डांडी मार्च निकाला था, जिसको हम सवैने, ठीक है, डांडी मार्च। अब आपको यहाँ पर से ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड से इसका क्या लिंक हो सकता है, क्योंकि हम उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 78 अनुयायियों में एम के गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे और इन 78 में से 3 जो थे वो उत्तराखंड के भी थे। 3 जो थे वो उत्तराखंड के थे। इनके नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो उनके नाम लिख लो भाई। ज्योतिराव कांडपाल थे, ज्योतिराव कांडपाल थे, भैरव दत्त धूलिया थे, ज्योतिराव कांडपाल थे और गोरखवीर खड़क बहादुर थे। भैरव दत्त जोशी है, धूलिया नहीं। और गोरखवीर खड़क बहादुर, ये इतने लोग थे उत्तराखंड से गांधी जी के साथ दांडी मार्च में ये शामिल थे। अब आपसे यहाँ से 3 व्यक्तियों का तो नाम पूछा ही जाता है, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है और पूछा भी गया बहुत बार कि दांडी मार्च के दौरान उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेल में डाला गया दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ। तो ज्योतिराव कांडपाल थे जो कि जिनको जेल में डाला गया था गांधी जी के साथ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के साथ जेल जाने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के कौन थे? ज्योतिराव कांडपाल थे। अब गांधी जी के कहने पर और ज्योतिराव कांडपाल ने देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ज्योतिराव कांडपाल ने गांधी जी के कहने पर की थी। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था, क्योंकि यहाँ से भी उत्तराखंड का जो आर्थिक वाला चैप्टर है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो बैंकिंग व्यवस्था आज हम देख लेते हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बिनसर ईयर बुक में दिया था, तो इसलिए मैंने इसको लाने की कोशिश कर रखी है और आप लोग यहाँ पर से देखना एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो बैंकिंग व्यवस्था देखो भाई, उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था देखो 5 मई
2006 की डेट आपको याद करनी है। कब की डेट? 5 मई 2006 की बैठक आपको याद करनी है। ये डेट याद करनी है क्यों? क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था, मसूरी में क्या हुआ था, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कहां पर? मसूरी में। और ये उत्तराखंड में पहली बैठक हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में पहली बैठक आरबीआई की 5 मई 2006 को मसूरी में हुई थी। इस बैठक में जो गवर्नर थे वाई.वी. रेड्डी थे। कौन थे भाई? वाई.वी. रेड्डी यहाँ पर आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। वाई.वी. रेड्डी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने बैठक में क्या यहाँ पर एक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि आरबीआई की शाखा उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की शाखा खोल दी गई। ठीक है दोस्तों, देहरादून में आरबीआई की शाखा यहाँ पर खोल दी गई। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य के में, अब देखो आरबीआई की बात होगी तो राज्य में 3 लीड बैंक हैं। क्या है? राज्य में उत्तराखंड में लीड बैंक कितने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। लीड बैंक का मतलब होता है कि जैसे देखो स्कूल में मॉनिटर होता है, वो क्या होता है? लीडर होता है। स्कूल में एक क्लास में एक मॉनिटर होता है जो कि लीडर होता है, और वो क्या करता है? हर बच्चों को देखता है, देखने का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अन्य व्यक्ति भी हैं, अन्य स्टूडेंट भी हैं, लेकिन उनमें से एक लीडर है। इसी प्रकार उत्तराखंड में लीड बैंक यानी कि टॉप के बैंक जो कि अन्य बैंकों को क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। तो लीड बैंकों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो ये है 3 बैंक। और कौन कौन से हैं? एसबीआई है सबसे पहले, सबसे बड़ा एसबीआई है, फिर पीएनबी है, और फिर बीओबी है। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9 जिले दिए गए हैं। 9 जिलों के अन्य बैंकों में ये संचालन करेगा, इनकी देखरेख करेगा। जो भी इन 9 जिले में जो भी बैंक होंगे वो एसबीआई के अंतर्गत कार्य करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पीएनबी की, तो देहरादून और हरिद्वार ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इस पीएनबी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, उधम सिंह नगर और नैनीताल, एनटीएल में लिख देता हूँ, ये 2 जिले हैं जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपना लीड बैंक का कार्य करता है। तो आप देख लो 4 डिस्ट्रिक्ट आपने याद कर लिए, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो एसबीआई के होंगे। तो इसलिए सिंपल सा ये आप इसको याद कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम चलेंगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट में, इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको साफ करके दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था हम देख रहे हैं, उसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने बैंकों की शाखाएं हैं। उत्तराखंड में कुल बैंकों की शाखाएं 31 दिसंबर 2019 तक, कब तक? 31 दिसंबर 2019 तक, क्योंकि ये रिपोर्ट 2019 तक की ही है अभी हमारे पास। तो यहाँ पर उत्तराखंड में कुल कितनी हैं? 2366 बैंक की शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड में इतने बैंक हैं, इतने बैंकों की यहाँ पर शाखाएं हैं। अब इनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बैंक किस क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक बैंक हैं, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र में फिर दूसरे नंबर पर है, और फिर है शहरी क्षेत्र में।
शहरी क्षेत्र में सबसे कम बैंक की शाखाएं हैं। ग्रामीण में देखो कितने हैं, यहाँ पर है 48.22% है, जो कि यहाँ पर परसेंटेज है। अगर अर्ध शहरी संख्याओं की बात करें तो 25.23, तो 25.23% है, जो कि यहाँ पर है। शहरी क्षेत्रों में देखो 26 यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में देखो अब 26.54, तो ये इस प्रकार से होगा। पहले नंबर पर ग्रामीण में आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे में शहरी और तीसरे में अर्ध शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर सर्वाधिक बैंक की शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर से इनका परसेंटेज नहीं पूछेगा, इतना आप ध्यान में रखो। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में। अगर सबसे कम पूछ लिया जाएगा तो अर्ध शहरी क्षेत्र में। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये करके आ जाएंगे कि सर्वाधिक जो बैंक होंगे वो शहरों में होंगे, शहरों में सर्वाधिक बैंक की शाखाएं होगी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब होता है RRB, रीजनल रूरल और बैंक। RRB हम इनको बोलते हैं, जैसे कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। अब इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो SBI द्वारा ये संचालित होता है, SBI द्वारा संचालित। अब ऐसा क्यों है कि SBI द्वारा ये संचालित होता है? देखो देश में कहीं पर भी RRB होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे, तो उनका संचालन 3 लोग करते हैं। इनका जो जिम्मेदारी है, इसमें जो परसेंटेज है शेयर, इसमें 3 लोगों की शेयर होती है। एक होती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का पैसा होता है इनको लगाने के लिए ग्रामीण बैंकों को। दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है सार्वजनिक बैंक। देखो केंद्र का परसेंटेज होता है 50%, राज्य का परसेंटेज होता है 15% और सार्वजनिक बैंक का परसेंटेज होता है 35%। इसका मतलब यह है कि जो कहीं पर भी हमको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना है तो उसमें जो शेयर होगा, उसमें जो पैसा लगाएगा, वो कौन कौन लगाएगा? केंद्र, राज्य और सार्वजनिक बैंक। तो इसलिए देखो केंद्र सबसे ज़्यादा इसमें पैसा लगाता है, फिर सार्वजनिक बैंक और फिर राज्य। अगर हम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो इसमें ये जो सार्वजनिक बैंक है, इसमें SBI अपना पैसा लगाता है, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने समझ ली होगी। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ये जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, ये जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है 2012 में अस्तित्व में आया। ये जो है 2012 में अस्तित्व में आया, लेकिन 2012 से भी पहले काम कर रहा था। और किस रूप में काम कर रहा था? इसके 3 अलग अलग बैंकों को मिलाकर था ये। तो कौन कौन से बैंक थे उसको हम देख लेते हैं। नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक, और दूसरा है गंगा जमुना किसान बैंक, और तीसरा है पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। किसान ग्रामीण बैंक। इन 3 बैंकों को मिलाकर 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब उत्तराखंड सहकारी बैंक जो है वो सहकारी क्षेत्र में, एक प्रश्न और लिख लो, ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा।
नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला, स्विच से जुड़ने वाला भारत का पहला सहकारी बैंक कौन सा है? पहला सहकारी बैंक कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड सहकारी बैंक। कौन सा है भाई? उत्तराखंड सहकारी बैंक है। उत्तराखंड सहकारी बैंक क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जोड़ने वाला भारत का पहला सहकारी बैंक है। इसका मतलब यह है कि इसका जो एटीएम होगा वो देश के जहां पर भी कोई भी एटीएम होगा वहां पर इसका एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। किससे? उत्तराखंड सहकारी बैंक से। इसके अलावा जितने भी सहकारी बैंक होते हैं उनका अपना खुद का एटीएम होता है, लेकिन इसका जो एटीएम है उत्तराखंड सहकारी बैंक का, ये हर किसी एटीएम के से पैसे इससे निकाले जा सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब इतना है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, तो तब तक बने रहिए।